तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका ट्रू क्राइम 24 की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और यही दुआ है आप हमेशा खुश रहें। जैसा कि हमने आपको पिछली वीडियो में भी कहा था, हमारी वीडियो पर लाइक कम आते हैं और देखिए, एक कहानी की रिसर्च में काफ़ी वक्त लगता है, ये आप लोग भी जानते हैं। पहले कहानी की रिसर्च करना, उसके बाद उस कहानी को आप तक पहुँचाना, बारीकी से हर पॉइंट को एक्सप्लेन करना, इसमें काफ़ी वक्त लगता है। तो ये कहानियाँ भी हम आपके लिए सुना रहे हैं, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप एक लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो आते हैं आज की कहानी पर। आज की नई कहानी में हम आपको कुछ नया ही सुनाने वाले हैं, तो आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसे रिश्ते को कलंक लगने वाला है जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की होगी। और वो रिश्ता कौन सा है ये भी आप जानेंगे इस घटना में। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि जैसा कि सभी लोग जानते हैं, आज का जो दौर है वो सूचना क्रांति का दौर है। यानी कहीं भी कोई घटना होती है तो हमें सबसे पहले अपने मोबाइल के माध्यम से तुरंत ही पता चल जाता है। और सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि कोई भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हो, कोई भी किसी से भी वीडियो कॉल करके, चाहे वो किसी भी कोने में बैठा हो, वो उसे देख सकता है, उसके हाल चाल ले सकता है। मगर आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस सच्ची घटना में ऐसा ही होता है कि सूचना क्रांति के इस युद्ध में ऑनलाइन तकनीक का गलत इस्तेमाल हो रहा था। यानी एक व्यक्ति के शादीशुदा होने के बावजूद भी दूसरी महिला के साथ संबंध होते हैं, और वो अपनी पत्नी को चिढ़ाने के लिए, परेशान करने के लिए, उसका इम्तिहान लेने के लिए जब अपनी महिला मित्र के साथ संबंध बनाया करता था, तो संबंध बनाने के ठीक पहले वो अपनी पत्नी को एक वीडियो कॉल करता था। और जब तक वो अपनी महिला मित्र के साथ रहता था, जितनी देर तक भी रहता था, जो भी उसके साथ करता था, यानी शादी होने के बाद भी उसका एक्स्ट्रा मैटेरियल अफेयर था, और इसी वजह से वो दूसरी औरत के साथ वक्त बिताता था, संबंध बनाता था। तो तब तक वो अपनी बीवी को कॉल करके सब कुछ दिखाता था, चाहे वो दोनों अकेले हों, उन्होंने कपड़े पहने हों या ना पहने हों, ये सब कुछ दृश्य अपनी पत्नी को दिखाया करता था। और अगर उसकी पत्नी देखने को मना करती थी, इनकार करती थी, तो वो अपनी पत्नी के साथ घर आकर बहुत ज़्यादा मारपीट किया करता था। और ऐसे ही होते होते 1-2 नहीं बल्कि 8 महीने का समय गुजर जाता है। और देखिए, कोई कब तक बर्दाश्त करेगा, किसी की भी सब्र के इम्तिहान की एक हद होती है। इसलिए आज की इस कहानी में जब उस महिला की हद टूट जाती है, तो इस हद के टूटने की गूंज ना केवल उस ज़िले में गूंजती है, बल्कि पूरे प्रदेश में गूंज जाती है, जिसे लोग सुनकर और सोचकर हैरान थे कि कोई व्यक्ति किस कदर अपनी हद से आगे बढ़ सकता है, कोई कैसे अपनी बीवी के होते हुए ऐसा काम कर सकता है, और ऐसा काम भी कर रहा हो और साथ साथ वो अपनी बीवी को सामने मोबाइल पर दिखा रहा हो, मात्र उसको चिढ़ाने के लिए। जो आज हम आपको ये सुनाने जा रहे हैं, इस घटना को सुनकर ही आपके शायद रोंगटे भी खड़े हो सकते हैं, आप परेशान भी हो सकते हैं। तो इसलिए देखिए, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़रूरत है आपको सतर्क रहने की। और इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख भी मिलती है। तो आज की जो सच्ची घटना है वो उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है, गाज़ियाबाद, और गाज़ियाबाद ज़िले का एक इलाका लगता है संजय नगर। दरअसल सेक्टर 23 की ये बात है, जहां पर मधुबन बापू धाम एक थाना है। वहां के थाने की पुलिस जब गश्त कर रही थी, 4 सितंबर की सुबह लगभग 3:45 के आसपास का वक्त था, तो अचानक ही सड़क के कुछ किनारे पर पुलिस को एक वैगन आर कार मिलती है, जो कि लावारिस अवस्था में खड़ी हुई थी। इतने में ही पुलिस वाले अपनी कार से उतरकर उसको देखने लगते हैं कि इसका कोई मालिक होगा तो यहाँ पर आएगा, इसलिए उससे बातचीत करके जो भी कुछ होगा सब पता चल जाएगा। लेकिन जब अगले 10-15 मिनट में कार के अंदर एक मूवमेंट होता है, तो पुलिस वाले अपनी जीप से उतरकर सीधा वैगन आर कार की तरफ जाते हैं और लाइट लगाकर झांक कर देखते हैं, तो उन्हें दिखाई देता है कि एक व्यक्ति है जो पिछली वाली सीट पर खून से लथपथ पड़ा हुआ है। उसको देखने के बाद तुरंत ही एसएचओ को सूचना दी जाती है। तुरंत ही नज़दीकी थानों में वायरलेस किया जाता है कि एक व्यक्ति जो घायल अवस्था में कार के अंदर पड़ा हुआ है,
तुरंत ही सारी टीम वहां पर मौजूद हो जाए और उसके बाद व्यक्ति को कार से निकालकर सीधा हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। और जैसे ही हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वो डॉक्टर से कहते हैं कि इसका अच्छे से इलाज करो। तब डॉक्टर उसकी नब्ज टटोल कर देखने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में डॉक्टर कुछ जवाब देता। तब तक वो व्यक्ति मर चुका था, काफ़ी देर हो गई थी, वो जिंदा ही नहीं था। यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल आती है कि ये व्यक्ति कौन है, इसको किसने इतनी बुरी तरह से मारा है। ये पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल बन गया था। आखिरकार कौन है, कहाँ से आया है, किसने ऐसी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ये सब सवालों के जवाब जानना चाहती थी और इसी वजह से उस व्यक्ति की जब तलाशी ली जाती है तो उसके पास से कोई ऐसी वस्तु या सामान नहीं निकलता जिसके आधार पर उसकी पहचान की जा सके। हालांकि पुलिस ने वैगनार कार का जो नंबर है उस नंबर को अपने मोबाइल में डायल करके ट्रेस किया तो पता चला कि उस व्यक्ति का नाम अमित वर्मा, जो कि संजय नगर कॉलोनी का रहने वाला है और ये इलाका सेक्टर 23 के अंदर लगता है। तो तुरंत ही पुलिस सक्रिय होती है और जब दिन निकलता है तब वहाँ पर जाती है और जाने के बाद उसके घर का दरवाज़ा जब खटखटाया जाता है तो सुबह के लगभग 6 या 6:30 बजे का वक्त था। तब घर के अंदर से एक लड़की निकल कर आती है और सब बताया जाता है कि जो अमित वर्मा हैं, क्या ये उन्हीं का मकान है, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास है। तो लड़की कहती है, जी हाँ सर, वो मेरे पापा हैं और वो रात से अचानक ही गायब थे। उनको हमने हर जगह तलाश करने की कोशिश की लेकिन उनका कहीं अता पता नहीं चला। और देखिए, पुलिस वाले जब ये बात करते करते थोड़ा अंदर घुसते हैं घर के, तो तब उस लड़की से पूछते हैं कि घर में तुम्हारे कौन कौन रहता है, क्या मामला है, तुम्हारी किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं है। तब वो बताती है कि हमारी दुश्मनी किसी से नहीं है, हमारे पापा ग्रेटर नोएडा के अंदर एक ज्वेलरी शॉप में काम करते थे और ये अकेली बहन है जिसकी उम्र लगभग 16 साल के आसपास है। बाकी 2 उसके छोटे भाई हैं और घर में उसकी मम्मी भी साथ रहती हैं। इसी आधार पर जब पुलिस वाले जांच पड़ताल कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, इस मरे हुए व्यक्ति के बारे में बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ परिवार के लोगों को अभी तक उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी थी। और इतने में ही अचानक एक पुलिस वाले की नज़र पड़ती है उसके घर की सीढ़ियों पर। तो वो देखता है कि सीढ़ियों पर कुछ खून के धब्बे लगे हुए थे और जैसे ही वो खून के धब्बे देखते हैं तो पुलिस वालों को लगता है कि शायद इसी घर में कोई बात हुई है, इसी घर में कुछ ना कुछ वारदात हुई है। और उस घर में जो महिला है वो बताती है कि उसका नाम शालू है। पुलिस वाले उससे कहते हैं, तुम्हारा जो पति है अमित वर्मा, उसकी मौत हो चुकी है, वो मर चुके हैं। क्या तुम्हें पता है फलां हॉस्पिटल में उनकी लाश पड़ी हुई है? अगर नहीं पता है तो आप चलकर देख लो, उनकी पहचान कर लो। और पुलिस का इतना कहना था कि महिला का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बेटी भी रो रो कर परेशान हो गई, लेकिन पुलिस वाले थे कि वो उन्हें घर से निकलने नहीं दे रहे थे। और जैसे ही पुलिस वालों ने अपने हिसाब से उस घर की तलाशी लेने की कोशिश की तो वहाँ एक पोछा पड़ा हुआ दिखाई देता है और पोछे पर भी खून के धब्बे लगे हुए थे, निशान थे, जिसे देखकर अब पुलिस का जो शक था वो कहीं ना कहीं यकीन में बदलने लगा और वो समझ गए कि कुछ ना कुछ इस घर में ही हुआ है। और देखिए, जब उस बेटी से और उसकी माँ से पूछताछ की जाती है तो वो पुलिस के सवालों के सामने कुछ ज़्यादा देर टिक नहीं पाते और उसके बाद जो कुछ भी बेटी बताती है या उसकी पत्नी बताती है तो उसको सुनने के बाद पुलिस के सामने भी अंधेरा छा जाता है और कहीं ना कहीं उनके दिमाग की जो शक्ति थी वो काम करना बंद कर देती है। वो लोग परेशान हो जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। लेकिन देखिए, पुलिस तो पुलिस है, वो कानून से बंधी हुई है। उनका कर्तव्य है कि कानून जो कहेगा उनको वही करना पड़ेगा। इसी तरह लड़की बताती है कि उसके पिताजी लगभग 7-8 महीने से उसकी माँ के साथ रोज़ आए दिन मारपीट करते थे और शायद ही कोई ऐसा दिन जाता होगा जब इस घर में कलेश ना होता हो। और साथ ही लड़की ये भी बताती है कि उसके पिताजी घर में बिल्कुल न्यूड होकर बिना कपड़ों के वीडियो कॉल किया करते थे और सारे घर वालों से ऐसे बात करते थे कि जैसे उनकी कोई बेटी या पत्नी है ही नहीं। और किसी के सामने भी इस तरह से कैसे बात कर सकते हैं, हमें समझ नहीं आता था। माँ भी रोकने का प्रयास करती थी
तो विरोध जब माँ करती थी तो उन्हें मारा पीटा जाता था, और इसी वजह से रोज रोज मारपीट से घर में कलेश रहता था। और इस घर की रोने की, चिल्लाने की, पीटने की जो भी आवाज़ थी वो न केवल अब चार दीवारी तक थी, बल्कि चार दीवारी से कहीं ना कहीं बाहर जा चुकी थी। और 3 सितंबर 2022 की रात को कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वो बताती है कि लगभग रात के 12:30 बज रहे थे। पति और पत्नी के बीच में झगड़ा होने लगता है, और झगड़ा कुछ इस कदर बढ़ जाता है कि पति अपनी पति को बेइंतहा पीट रहा था, यानी कि उनकी माँ को। और माँ ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, रो रही थी, और बचने के लिए बार बार अपने पति से अपील कर रही थी कि मुझे मत मारो, बहुत हो चुका है। और ये सब कुछ उसकी बेटी जो 16 साल की है अपनी आंखों से देख रही थी। वो अपने 2 छोटे भाइयों के साथ कमरे में थी, और जब चीखने की आवाज़ें कुछ ज़्यादा आती हैं तो लड़की को बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, और वो सीधा दौड़ते हुए अपने पापा के पास आती है। उसके पापा जो अपनी पत्नी को मार रहे थे, बेटी ने जब ये देखा तो वो बहुत ज़्यादा आग बबूला हो गई। अंदर से उसे इतना गुस्सा आया कि उसने इतने में ही पास में उसके एक सिलबट्टा रखा हुआ था, उसी सिलबट्टे को उठाकर उसने अपने पिताजी के सर में दे मारा। और वो इतनी ज़ोर से लगता है कि उसके पिता के सर से बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, और वहीं के वहीं ज़मीन पर वो गिर जाता है, और लगभग 1-1.5 घंटे तक वो ऐसे ही पड़ा रहता है। तब माँ और बेटी ये सोचते हैं कि अगर ये बात लोगों को पता चलती है तो वाकई बात ख़राब हो जाएगी, इसलिए इन्हें ठिकाने लगाने की कुछ योजना बनाते हैं, कुछ काम करते हैं। और दूसरी तरफ जहां ठिकाने लगाने की तैयारी चल रही थी, तो तैयारी करने के बाद लगभग 1 घंटा बीत जाता है। तब उन्हें ऊपर वाली मंजिल से नीचे वाली मंजिल तक किसी तरकीब से माँ और बेटी नीचे लाते हैं, और बेटी अपने ही पिता को खींचते हुए गाड़ी के पीछे वाली सीट पर बिठाती है। और सीट पर बिठाने के बाद यहाँ से सीधा कमला नेहरू नगर एक इलाका है जो इनके घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। वहाँ जाकर कार को लावारिस स्थिति में छोड़ देते हैं। और जब यही बात बेटी बताती है तो बेटी के बताने के बाद पुलिस वाले इस महिला से भी पूछते हैं, यानी माँ से। तो ये महिला कहती है इनका एक सहारनपुर की महिला है जिसके साथ इनका चक्कर था, वो इनकी अच्छी दोस्त हो गई थी। हालांकि मुझे ये पता था, दोस्ती थी, तब तक तो ये सब कुछ ठीक था, जब तक मुझे पता था कि ये इनकी दोस्त है। मगर देखते ही देखते इन दोनों की इंतहा कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी, और रोज़ रोज़ ये उसके साथ वीडियो कॉल करते थे, और जब संबंध बनाते थे तब भी वीडियो कॉल करके मुझे दिखाया करते थे। इसलिए इस घर में इसी बात को लेकर कलेश होता था। और जिस रात ये झगड़ा हो रहा था, उस रात भी जब दोनों बच्चों ने अपनी बहनों से पूछा कि दीदी पापा की आवाज़ आनी अब बंद हो गई है, घर में बिल्कुल शांति हो गई है, क्या बात है, पापा कहाँ हैं? तो बेटी कहती है कि पापा तो यहाँ से दूर चले गए हैं, बहुत दूर, अब कभी वो वापस नहीं आएंगे। और देखिए, जब वो अपने पिताजी को लेकर जा रही थी तो घर का दरवाज़ा वो बाहर से बंद कर देती है, और वापस जब 2 किलोमीटर पैदल अंधेरे में चलकर वो वापस घर में आती है तो उसे किसी भी तरह का ना तो डर था और ना किसी तरह का खौफ था, जबकि रास्ते में उसके साथ कोई हादसा हो सकता था, कोई वारदात हो सकती थी। लेकिन जब घर आती है तो वो मुख्य दरवाजे से नहीं आती, बल्कि किसी दूसरे दरवाजे से वो अंदर आती है। सुबह के 5 बज चुके थे, और अपनी पड़ोसन को वो फ़ोन करके कहती है, वो उससे कहती है कि आंटी, रात पापा ऐसे नाराज़ होकर यहाँ से चले गए, हमारे घर का दरवाज़ा बाहर से बंद है, क्या आप दरवाज़ा खोल सकती हैं? और जब पुलिस ने ये बातें उससे पूछी कि तुमने ये सब क्यों किया और कैसे किया, तो उसने बताया कि मैंने इस सब से बचने के लिए किया, और मैंने कुछ ऐसे शोज़ देखे थे जो क्राइम पेट्रोल टाइप के होते हैं, क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, क्राइम अलर्ट, इन टाइप के मैंने शोज़ देखे, और इसी से मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली। मैंने इन शोज़ को देखकर यूट्यूब पर कुछ ऐसी तरकीबें सीखी, लेकिन उसने ये नहीं सीखा था कि कोई भी क्रिमिनल या कोई भी क्राइम करने वाला अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कभी क्राइम करके बचता नहीं है, और कैसे भी करके पुलिस अंत में उसको पकड़ ही लेती है। और इस कहानी में भी ठीक वैसे ही होता है। लड़की ने बचने की तो बहुत सारी कोशिशें की, उसकी माँ ने भी कोशिशें की, इन दोनों ने, लेकिन पुलिस के सवालों के सामने, पुलिस की जांच के सामने ज़्यादा देर तक ये लोग टिक नहीं सके।
इसलिए पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके माँ को तो जेल भेजा, लेकिन बेटी क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी इसलिए उसको बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। और पुलिस इस मामले में पूरी तरह से जांच करती है। और क्योंकि देखिए पत्रकारों ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उन सवालों के जवाब पुलिस तैयार कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि कम से कम समय में सभी पत्रकारों के सवालों के वो जवाब दे सके और जो आरोपी हैं उनको सज़ा भी दिला सके। और इसके बाद इनकी मां को सज़ा होती है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर एक ये होती है कि पुलिस उस महिला का भी पता निकालती है जिससे इनकी माँ इनके पिता के जिससे अवैध संबंध थे और वीडियो कॉल पे वो अपनी तस्वीरें दिखाया करती थी, तो उसका भी खुलासा पुलिस करती है और उसको भी सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, जागरूक करना है। कहानी को लेकर क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और देखिए इस घटना में जो हुआ है तो ये माँ और बेटी कोई भी रास्ता निकाल सकती थी, पुलिस प्रशासन का भी ये सहारा ले सकती थी, या फिर इसकी माँ वो अपने पति से डिवोर्स भी ले सकती थी, अलग हो सकती थी। लेकिन उन्होंने कोई और रास्ता नहीं निकाला बल्कि एक जुर्म का रास्ता चुना। और कहते हैं जुर्म कभी छुपता नहीं है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।